हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर हम आपको बना कर दिए हैं 11 रुपया में, उसी का सेट नंबर 5 का क्लास है और सब्जेक्टिव का क्लास है। इससे पहले सेट 1 से लेकर 4 तक के जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेट 1 से लेकर 5 तक हम आपको करवा चुके हैं और आज जो है लास्ट क्लास है केमिस्ट्री के मॉडल सेट का जो सेट नंबर 5 का है। और पूरा यकीन नहीं विश्वास मानिए कि इस वीडियो के अंत तक सेट 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको जो है ना याद हो जाएंगे। तो चलिए सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का कि धातुई ठोस क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो धातुई ठोस नाम में ही जो है धातु लगल है और ठोस लगल है, तो कैसे कहेंगे, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण धातु के आयनों द्वारा बने होते हैं उसी ठोस को हमनी के कहते हैं धात्विक ठोस। या इसे भी एक परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उसी ठोस को हमनी के कहते हैं धात्विक ठोस। एक और परिभाषा हम आपको बता दें, वैसे ठोस जो धनायन और ऋणायन के मिलने से बनता है उसी को कहते हैं धात्विक ठोस। केगो परिभाषा बताएं, 3 गो, कोनो एगो आप याद रखिए। तो एगो जो है हम फिर से एक बार फाइनल बोल दे रहे हैं, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन आयनों के मिलने से बनते हैं उसी को जो है हमनी के कहते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के उदाहरण जितना भी मिश्र धातु है वो सभी जो है धात्विक ठोस हैं। एक और उदाहरण NaCl लिख दीजिएगा, ये भी जो है एगो धात्विक ठोस है, काहे कि Na+ और Cl- होता है। तो 2 गो जो है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, एगो धनायन और एगो ऋणायन, तो धात्विक ठोस ही हुआ क्योंकि इसमें आयन आ रहे हैं। चलिए वेरी गुड। त्रिज्य अनुपात किसे कहते हैं? तो त्रिज्य अनुपात एक उदाहरण हम आपको दे दिए ना, जितने भी मिश्र धातु हैं सब और NaCl, ठीक है। त्रिज्य अनुपात किसे कहते हैं? तो धनायन त्रिज्या और ऋणायन त्रिज्या के अनुपात को हमनी के कहते हैं त्रिज्य अनुपात, ठीक है। जैसे R बराबर R+ और R-, इसी को तो हमनी के क्या कहेंगे, त्रिज्य अनुपात कहेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समप्रासरी घोल किसे कहते हैं, एगो उदाहरण देना है। तो समप्रासरी विलयन, वैसा विलयन घोल को जो है विलयन भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो वैसा घोल या विलयन जिसमें क्या होता है, तो सभी तापों एवं दाबों पर प्रासरण दाब जो है एक समान होता है, उसी को हमनी के कहते हैं समप्रासरी विलयन। नहीं समझे, फिर से हम आपको बताते हैं समप्रासरी विलयन क्या है या समप्रासरी घोल क्या है। तो वैसा घोल जो सभी तापों पर प्रासरणी दाब उसका एक समान होता है, उसी विलयन को या घोल को हमनी के कहते हैं समप्रासरी घोल। एक एगो जो है उदाहरण देवेला कहा है, तो उदाहरण आप दीजिएगा कि लाल रुधिर कणिकाएं जो है अगर नमक में जो है मिला हुआ है, लाल रुधिर कण का NaCl में जो है विलयन का कहलाता है, तो समप्रासरी विलयन कहलाता है या समप्रासरी घोल कहलाता है। आप याद रखिएगा समप्रासरी घोल को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म, तो जब विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या जितना भी होता है, जिसे मान के चलिए कि एगो विलयन है, ठीक है। तो इस विलयन के जो है तो जितना भी गुण होगा, जितना भी गुण वो विलेय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसे ही हमनी के कहेंगे का, तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। आप फिर से तनी सुन लीजिए, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म लिखेंगे कैसे, तो वैसा गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया पर नहीं, तो उसी को हमनी के कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है, प्रासरणी दाब, हिमांका अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, 4 वो होता है समझ गए। चलिए वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट है
कि चालकत्व एवं मोलर चालकत्व में जो है अंतर बताइए। तो चालकत्व यानी विशिष्ट चालकता भी इसको बोलते हैं और मोलर चालकत्व, ये कल भी हम सेट नंबर 4 में करवाए थे, तो आपको पता होगा चालकत्व या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल युक्त विलयन का आयतन के गुणनफल को हमनी के कहते हैं चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल को हमनी के कहते हैं चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। अब मोलर चालकत्व क्या होता है, तो देखिए किसी विलयन के 1 मोल, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल युक्त विलयन के आयतन के अनुपात को हमनी के क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मोलर चालकत्व। अब इसको जो है कहेंगे कि दोनों में अंतर नहीं है सर, तो अंतर है एकरा में जो है। फिर से सुनिए, अगर जो है हम गलती बोल दिए होंगे तो तनी मनी सुधारिएगा। किसी विलयन के 1 मोल युक्त, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के 1 मोल युक्त विलयन का आयतन के गुणनफल को हमनी के कहते हैं का, तो हमनी के कहते हैं उसको चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। किसी विलयन के 1 ग्राम युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल को हमनी के कहते हैं का, तो मोलर चालकत्व। चालकत्व में जो है 1 मोल होता है और मोलर चालकत्व में जो है 1 ग्राम होता है। बात समझ गए, परिभाषा सेम है लेकिन 1 ग्राम और 1 मोल के अंतर है। बात समझ गए, चलिए वेरी गुड। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर आपको बताना है। तो सुनिए, SN1 और SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ SN1 अभिक्रिया लिख दीजिए, एक तरफ SN2 अभिक्रिया लिख दीजिए। SN1 अभिक्रिया का है, तो वैसी अभिक्रिया जो 2 चरणों में संपन्न होती है उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो 1 चरणों में संपन्न होती है उसे हमनी के SN2 अभिक्रिया कहते हैं। SN1 अभिक्रिया का है, तो SN1 अभिक्रिया का जो है चालकत्व कहिए चाहे वेग जो है काची पे डिपेंड करता है, तो द्रव स्नेही विलयन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन SN2 अभिक्रिया का जो है वेग चाहे चालकत्व जो है द्रव स्नेही जो है विलयन पर डिपेंड करता है। बात समझ गए, ये दोनों के अंतर है। तो ये दोनों अंतर आप जो है लिख लीजिएगा। 2 नंबर में पूछे तो 2 गो अंतर लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गो लिखेंगे। 5 नंबर में पूछे तो 5 गो लिखिएगा, 6 गो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो एंजाइम उत्प्रेरक कहा है, सिर्फ उत्प्रेरक कहता तो हमनी के क्या कहते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसे ही हमनी के उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन इधर लिखल है एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक को कहते हैं जो जैविक रासायनिक क्रियाओं को जो है बढ़ा देता है, उसी को हमनी के एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि आपके शरीर में भोजन नहीं पच रहा है, आप इनो खा लिए तो ई यहाँ पे एंजाइम उत्प्रेरक होगा, क्योंकि आपके जैविक मतलब कि जीवों के अंदर जो क्रिया हो रहा है उसको बढ़ा देता है, उसे ही जो है एंजाइम उत्प्रेरक हमनी के कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है पृष्ठ सक्रिय कारक का है। पृष्ठ सक्रिय वैसा कारक जो द्रव के सतह के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, उसे ही हमनी के कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। फिर से सुनिए, पृष्ठ सक्रिय कारक का है वैसा कारक जो द्रव के सतह के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, उसे ही हमनी के कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। ठीक है सर, जैसे कि पानी जो है बाल्टी में आप रखे हैं, अब बाल्टी में रखे हैं तो पानी जो है ज्यादा दूर तक नहीं फैल रहा है, लेकिन जैसे ही ओकड़ा में कुछ आप डाल देंगे तो पनिया जो है थोड़ा और ऊपर आ जाता है और फैल जाता है, तो वो जो है कहलाएगा पृष्ठ सक्रिय कारक। मतलब कि वैसा कारक जो द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे ही पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि तांबा के 2 गो अयस्क के नाम बताइए। कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट। आप बोल सकते हैं ना कॉपर ग्लास के सूत्र Cu2S होता है, क्यूप्राइट का सूत्र जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ये सब बहुआ वाला चीजें हैं।
खनिज और अयस्क में अंतर बता दीजिए। लिखेंगे खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ खनिज लिख देंगे, एक तरफ अयस्क लिख देंगे। खनिज में क्या लिखेंगे, तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक अवस्था में मुक्त अवस्था में पावल जाता है। कहे का मतलब खनिज जो है प्राकृतिक जो भी है प्राकृतिक अवस्था में उमुक्त अवस्था में पावल जाता, मतलब कि एकरा पे कोनो रोक टोक नहीं है। पर चाहे ये भी आप लिख सकते हैं कि खनिज जो है प्राकृतिक दृष्टि से जो है काची तब प्रचुर मात्रा में पावल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पावल जाता है। लेकिन अयस्क जो है प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। एक बात याद रखिए, जितना भी खनिज है वो अयस्क नहीं है। काहे कि खनिज में से चुन चुन के हमनी के अयस्क निकाले हैं, तो जितना भी खनिज है वो अयस्क नहीं है, लेकिन जितना भी अयस्क है वो सब का है, खनिज है। ये भी एगो अंतर है, ठीक है। तो 2 गो 3 गो अंतर आपको लिखना ही होता है, आप बउआ के तरह लिख देंगे। अभी 10 क्वेश्चन में से कौनों में दिक्कत आपको, कौनों में नहीं, हमें पूरा विश्वास है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम काहे होता है, फ्लोरीन से अधिक काहे होता है। देखिए फ्लोरीन है और फिर जो है क्लोरीन है, तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तो जो है फ्लोरीन है और उसके बाद जो है क्लोरीन है। लेकिन फिर भी एकर जो है का होता है, तो एकर कम होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, लेकिन एकर जो है अधिक होता है। काहे, रीजन बताइए। तो एकर अधिक होने के पीछे रीजन है कि इसका आकार जो है बड़ा होता है। कैसे लिखेंगे आंसर, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, क्योंकि क्लोरीन की जो है आकार फ्लोरीन की अपेक्षा बहुत बड़ा है। बड़ा होने के कारण ये जो है नाभिकीय आवेश एकर अधिक होता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से जो है आकर्षित करता है। तेजी से आकर्षित करने के कारण जो है यह होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन से अधिक होती है। आप नहीं समझे सर, फिर से हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, मतलब क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचता है, जबकि फ्लोरीन से अधिक है, मतलब फ्लोरीन के कम होगा, क्लोरीन के अधिक है। तो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन के आकार जो है बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसकी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है जल्दी आकर्षित करता है, तेजी से आकर्षित करता है। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन से अधिक होती है। बात समझ गए, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, रीजन बताइए। भाई हाइड्रोजन तत्व के नाम सुने हैं, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आता है, चाहे कि फिर फूल कली बाहर आई, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। ये सब तो हाइड्रोजन के तत्व हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक काहे होते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, हाइड्रोजन के तत्व ये सब हैं, तो ये सब प्रबल ऑक्सीकारक किस लिए हैं, क्योंकि बहुत अधिक जो है ना विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये किसी भी के साथ जो है जुड़ेला एकदम तैयार रहते हैं, इसी कारण जो है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, है कि नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि इंटर हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण बताइए। बहु वाला क्वेश्चन, इंटर हाइड्रोजन मतलब कि वैसा यौगिक जो 2 हाइड्रोजन से मिलके बनल होके, ओकरे तो हमनी के इंटर हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि देखिए क्लोरोफ्लोरो CF2 हो गया, क्लोरोफ्लोरो ऐसे कह सकते हैं। चले ClF2, उसके बाद जो है आप कह दीजिए जेनॉन F, तो इहो में जो है जेनॉन, ई जो है ई हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व मतलब जानते हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हुआ, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरो एगो जो है FCl भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा तत्व जेकरा में 2 खाली हाइड्रोजन वाला होके, मतलब कि इहे वाला जो है 2 होना चाहिए, कौनो 2 होके। जैसे कि मान के चलिए हम कह दिए FBr, ठीक है। तो ये भी जो है क्या हो गया, इंटर हाइड्रोजन। इंटर हाइड्रोजन कहने का मतलब हाइड्रोजन तत्व जो है 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देवेला कहा है, तो एक और उदाहरण जो है आप नहीं लिख सकते हैं। 2 जो है काची लिख देवेला है, तो 2 जो है आपको एग्जाम्पल लिख देवेला है। तो एगो एग्जाम्पल हम जो है आपको लिख भी दिए हैं, क्या लिखें ClF2, एगो जो है आप लिख दीजिए, बहुआ वाला चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि XeF2 की संरचना बताइए। भाई XeF2 की संरचना जो है कैसन होती है, तो रैखिक होती है। अब देखें हैं XE एने जो है एगो F
Na एगो F जुटल है, Na से एगो F जुटल है, तो ये कैसन है, रैखिक है। बाकी जो है एकरा पे लोन पेयर ये सब होता है, मालूम है आपको, लोन पेयर। तो ये सब जो है ये रैखिक, इसकी जो है संरचना कैसी है, तो रैखिक संरचना है, आपको मालूम होना चाहिए। XeF2 की संरचना का है, तो रैखिक संरचना है, ठीक है सर। चलिए, अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? भाई अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि अमोनिया में जो N होता है एकरा पे जो है 2 गो लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने के कारण जो है ये किसी से भी जो है जुड़ने के लिए तैयार रहता है अपन इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इसी के कारण जो है ये अमोनिया लुईस क्षारक की तरह जो है व्यवहार करती है। मालूम चल गया आपको? चलिए, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे कैसे, तो अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि अमोनिया यानी NH3 में जो नाइट्रोजन होता है उस पे लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो त्याग करके जो है किसी से भी जुड़ने के लिए जो है एकदम तत्पर हैं, इसीलिए जो है ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि Cu1 और प्रति चुंबकीय है, मतलब कि चुंबक वाला गुण नहीं है, जबकि Cu2 अनुचुंबकीय है। भाई व्याख्या करके आप बताइए। तो Cu1 अगर आप कॉपर के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो आपको मालूम है कैसे हमने के लिखेंगे। चलिए, वेरी गुड। कॉपर पे तनी बात कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d जो है क्या लिखते हैं, 3d9 लिखते हैं। तो कौन कह रहा है कि जो है सही है? भाई ये गलत है, कॉपर अपवाद में है। यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 9 की जगह जो है 10 होता है, ठीक है। अब बताइए कॉपर में जो है का दिले है, तो कॉपर ऐसे लिख ले है कि कॉपर 1 जो है प्रति चुंबकीय है, का है 1 कहने का मतलब कि ये अपन एगो इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया। तो देखिए, तब मान के चलिए एजा एगो है, एजा एगो जो है आउ त्याग दिया, ठीक है। अब जो है अरे एगो है आ एगो जो है ई और त्याग दिया, तब एजा का बचा, एस में जो है का बचा, 0 बचेगा। तो एस में जो है 0 बचा, डी में पूरा 10 के 10 जो है भरल है। आप जानते हैं कि या तो खाली रहे या तो जो है पूरा भरल रहे, ये का होगा, पूरा ये जो है भरल है, आपको मालूम है। चलिए, वेरी गुड। ये पूरा भरल है, ये खाली है। जब पूरा भरल रहे या चाहे पूरा खाली रहे तो ये प्रति चुंबकीय होता है, मालूम चल गया आपको। चलिए, वेरी गुड। उसी में क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए कि Cu1 प्रति चुंबकीय काहे है, तो Cu जो है एगो इलेक्ट्रॉन के त्याग कर देता है जिसके कारण ये पूरा जो है एक डी कक्षक भर जाता है, तो इसीलिए ये क्या होता है, प्रति चुंबकीय, मतलब चुंबक वाला गुण नहीं है। लेकिन Cu2 जो है अनुचुंबकीय है। व्याख्या करें तो Cu2 को जब आप देखेंगे तो 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। पहले से ही एगो था तो एगो तो इसमें त्याग किया था, इसमें एगो अगर है था, लेकिन 2 गो तो एगो एजा से जाएगा, एगो एजा से। जब एगो एजा से हट जाएगा तो ये तो भाई खाली हो गया। देख रहे हैं, एगो एजा से अगर हट गया तो ये एगो खाली हो गया, यानी अयुग्मित हो गया। अयुग्मित हो गया तो वो अनुचुंबकीय के तरफ व्यवहार करेगा। एगो जब खाली रहता है तो अनुचुंबकीय, मान के चलिए जैसे दोनों गायब हो जाता ना तो लौह चुंबकीय की तरफ व्यवहार करे लगता है। मालूम चल गया आपको का है। तो अब लिखे के बारी आता है कि सर हमने के लिखेंगे कैसे। तो देखिए Cu1 प्लस Cu1 प्रति चुंबकीय है जबकि Cu2 प्लस जो है अनुचुंबकीय है। व्याख्या करें तो लिखेंगे कि Cu1 प्रति चुंबकीय है क्योंकि ये जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Cu का जो है डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है, इसीलिए प्रति चुंबकीय है। लेकिन Cu जब 2 गो इलेक्ट्रॉन के त्याग करता है तो वो जो है उसका एगो कक्षा जो है का तो अयुग्मित हो जाता है, मतलब कि एक गो इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके कारण वो प्रति चुंबक अनुचुंबकीय वाला गुण जो है दर्शावे लगता है। ठीक है, चलिए निकल है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। कल भी जो है हम आपको होमवर्क दिए थे, आज भी जो है हम आपको होमवर्क नहीं देंगे, काहे कि आप कल सीख गए होंगे, तो आज हमनी के बना लेते हैं। तो एकर जो है तनी बता देना कि एकर नाम का होगा। तो एकर नाम होगा एमीन होगा, एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट कोबाल्ट ब्रैकेट में जो है 2 Cl के जो है क्लोराइड। एकर नाम मिला लेना, आप का लिखे होंगे एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट ब्रैकेट में 2 और क्लोराइड लास्ट में लिखे होंगे। एकर का तेजा जो है 4 था, ठीक है, 4 एजा KN है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिखे होंगे पोटेशियम
ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट आप लिखे होंगे एकर नाम का, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, आप ब्रैकेट में जो है आप 3 लिखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको पता हो गया होगा। टिक्चर आयोडीन के विभिन्न अवयव बताइए। भैया कितना आसान क्वेश्चन पूछ ले है। टिक्चर आयोडीन कहने का मतलब अल्कोहल देखे हैं भाई, दारू आप कहेंगे तो घर देखते तहले हैं, तो एल्कोहल में अगर 2 से 3% आयोडीन की मात्रा अगर पाई जाती है तो आप कहते हैं कि यह आयोडीन जो है का है, टिक्चर आयोडीन है। टिक्चर आयोडीन कहने का मतलब आप दारू पी रहे हैं, मतलब आप नहीं पी रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर 2 से 3% आयोडीन मिल गया तो समझिए कि वो का है, तो वो है भाई टिक्चर आयोडीन। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टिक्चर आयोडीन हो गया ना। टिक्चर आयोडीन के विभिन्न अवयव क्या हैं, ये भी आपको। स्टालोमर क्या है? प्राकृतिक स्टालोमर का एक उदाहरण दीजिए। भाई स्टालोमर जो है एक प्रकार का बहुलक है। आई कैसा बहुलक है? तब प्राकृतिक रबर बहुलक है। ठीक है, स्टालोमर क्या है? तो स्टालोमर जो है एक प्रकार का बहुलक होता है जो प्राकृतिक रबर के जैसा ही होता है। आप प्राकृतिक स्टालोमर का एक वो जो है उदाहरण दीजिए, तब प्राकृतिक स्टालोमर का एक उदाहरण लिख दीजिएगा, प्राकृतिक रबर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपको नाम होगा प्राकृतिक रबर के याद, तो नाम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एगो उदाहरण दीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का एगो उदाहरण दीजिए। तो देखिए R बराबर जो है K, ई जो है ब्रैकेट में एकर ऊपर जो है 0 लिखल है, शून्य कोटि के है बिल्कुल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कोटि 1 होना चाहिए, R बराबर 4K और इसके ऊपर जो है एगो है यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया दीजिए, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखल है R बराबर K और ब्रैकेट में एकर नाम बताओ का है, तो इसको एथिल एसीटेट कहते हैं, आपको मालूम है। चलिए वेरी गुड। तो ये जो है आपको जो है हम दे दिए, एकरा ऊपर जो है ना एगो गलती है, यहाँ पे 1 होगा। प्रथम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है ना प्रथम कोटि की तरह ही व्यवहार करती है। ठीक है सर। 20 को क्वेश्चन था 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। 2 नंबर के क्वेश्चन हम आपको जो है ना 5 सेट का करवा दिए। अब आपको जो है ना ही रटने की आवश्यकता है, बस 5 वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर एग्जाम में जाइए, उसके बाद आप हमें बताएंगे। बाकी जो है आपको ये पूरा सीरीज जो है कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको इस सीरीज से जो है कुछ फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो देखे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।